विमला जी ने जब बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशी तो आई, लेकिन किस्मत ने इस खुशी के साथ एक ऐसा घाव भी दे दिया जो जीवन भर नहीं भर सका। ज़्यादा शराब, कमज़ोर शरीर और एक छुपी हुई बीमारी ने विमला जी के पति राम किशन को अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। बेटे को गोद में लेने के कुछ महीनों बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते राम किशन जी एक दिन इस दुनिया से विदा हो गई और विमला जी अकेली रह गई। एक ही घर में दो आवाज़ें गूंजी, एक तरफ नवजात बच्चे की किलकारी और दूसरी तरफ पति की मौत का सन्नाटा। विमला जी एकदम टूटकर बिखर गई, लेकिन कर भी क्या सकती थी। अब उसके सामने सिर्फ दुख नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी खड़ी थी। बेटे को पालना। उनके पास ना जमीन थी, ना पैसे, न सहारा, बस एक टूटा हुआ घर और गोद में एक छोटा सा बच्चा। विमला जी ने खुद को मजबूत किया और दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। कभी बर्तन, कभी झाड़ू, कभी कपड़े, सुबह से शाम तक मेहनत और रात को बच्चे को सीने से लगाकर सो जाना। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा बेटा पढ़ेगा। समय के साथ उनका बेटा शिवम बड़ा होने लगा। माँ की हथेलियाँ खुरदरी होती गई और साथ ही साथ बेटे के सपने भी बड़े होते गए। जब शिवम स्कूल जाने लगा तब विमला जी पहली बार डरी कि फीस, किताबें, यूनिफॉर्म ये सब कैसे होगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक घर की बजाय दो घरों में काम करने लगी। स्कूल के टीचर अक्सर कहते कि आपका बेटा बहुत होनहार है, ये एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। ये सुनकर विमला जी की आंखों में चमक आ जाती थी और वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। लेकिन जैसे जैसे शिवम बड़ा हुआ उसकी दुनिया बदलने लगी। 10वीं क्लास में आया तो एक दिन वो अपनी माँ से बोला, माँ अब तुम मुझे स्कूल लेने मत आया करो। ये सुनकर विमला जी ने हैरानी से बेटे की तरफ देखा और बोली, क्यों बेटा, तू ऐसा क्यों कह रहा है। तो शिवम ने सर झुकाकर कहा, माँ बच्चे कहते हैं कि तू नौकरानी का बेटा है। उस दिन विमला जी कुछ नहीं बोली। वो समझ गई थी कि उसका बेटा अब उस दुनिया में कदम रख चुका है जहाँ माँ का पसीना श्रम कहलाने लगता है। उस दिन के बाद विमला जी ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। शिवम शहर गया, पढ़ाई का खर्चा बढ़ता गया और साथ ही साथ माँ की मेहनत भी। हर महीने वो जैसे तैसे पैसे भेजती रही और फिर एक दिन वो फ़ोन आया जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। माँ मैं ऑफिसर बन गया हूँ। विमला जी को यकीन नहीं हुआ। उसने फ़ोन को कान से हटाकर आसमान की तरफ देखा और फिर खुशी से रोते हुए पूरे मोहल्ले में चिल्लाने लगी कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। लोग हंसे, मजाक उड़ाया कि बुढ़िया पागल हो गई है। विमला जी खुशी से रो रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। दरअसल शिवम ने माँ की झोपड़ी से निकलकर शहर की ऊंची इमारतों तक का सफ़र बहुत मेहनत से तय किया था, लेकिन इस सफ़र में कहीं ना कहीं वो अपनी जड़ों से दूर होता चला गया। जब वो पढ़ने गया था तो वहाँ की रफ्तार तेज़ थी, सपने बड़े थे और लोग हालात नहीं हैसियत देखते थे। शुरुआत में शिवम बहुत संकोच में रहता था। माँ के भेजे पैसों से ही पढ़ाई करता, लेकिन जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ा वैसे वैसे उसके भीतर एक डर भी पनपने लगा कि कहीं लोग उसकी सच्चाई ना जान लें। कॉलेज में उसके दोस्त बड़े बड़े घरों से थे। कोई अफसर का बेटा था तो कोई बिजनेसमैन का। जब उससे पूछा जाता कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं तो वो अक्सर बात को टाल देता
और धीरे धीरे टालना ही झूठ में बदलने लगा। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक लड़की प्राची आई, पढ़ी लिखी, समझदार और एक अच्छे परिवार से। बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर प्यार। लेकिन इस प्यार की नींव पर भी शिवम ने एक झूठ रख दिया। उसने प्राची से कहा कि वो अनाथ है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। उस पल उसने ये भी नहीं सोचा कि जिस माँ ने उसे इस लायक बनाया है, उसी को उसने अपनी ज़िंदगी से मिटा दिया है। खैर, समय बीतता गया, परीक्षा का दिन आया, रिजल्ट आया और शिवम का नाम चयन सूची में था। वो अफसर बन चुका था। जब उसने माँ को फ़ोन किया तो उधर से सिर्फ रोने की आवाज़ आई, खुशी के आंसू। विमला जी ने पूरी बस्ती को बता दिया कि उनका बेटा अफसर बन गया है। लोग फिर हंसे, लेकिन इस बार उसकी हंसी में डर नहीं था, विश्वास था। उन्हें लगता था कि अब उसका बेटा उसे अपने पास बुलाएगा, उसकी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन शिवम की ज़िंदगी एक अलग ही दिशा में जा चुकी थी। ट्रेनिंग के दौरान ही उसने प्राची से शादी कर ली थी। एक सादगी भरा जीवन, लेकिन सम्मानजनक विवाह। प्राची को वो बहुत मानता था, लेकिन उसे सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे डर था कि कहीं सच सामने आया तो उसकी बनाई हुई छवि टूट ना जाए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक ज़िले में डीएम के पद पर हो गई। सरकारी बंगला, गाड़ी, स्टाफ, सब कुछ था, लेकिन उस बंगले में माँ के लिए कोई जगह नहीं थी। विमला जी रोज़ फ़ोन का इंतज़ार करती, हर कॉल पर एक ही सवाल करती, बेटा मुझे कब बुला रहे हो। लेकिन हर बार शिवम कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन हिम्मत करके उसने अपनी माँ से कह ही दिया कि माँ, मैंने शादी कर ली है। जब विमला जी ने ये सुना तो एक बार तो उनको झटका सा लगा कि बेटे ने मुझे बिना बताए ही शादी भी कर ली। लेकिन फिर खुश हो गई कि चलो अच्छा है, घर में बहू आ गई। उसने सपने देखने शुरू कर दिए कि बहू के लिए साड़ियाँ लाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका बेटा अब उससे मिलने से डरने लगा है। उसे लगता था कि अगर माँ सामने आ गई तो उसका झूठ सबके सामने आ जाएगा, उसकी पत्नी के सामने, उसके स्टाफ के सामने, पूरे समाज के सामने। और इसी डर ने उसे धीरे धीरे एक फैसला लेने की तरफ धकेल दिया, जिसकी कीमत उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। विमला जी ने आखिरकार तय कर लिया कि वो बेटे का इंतजार नहीं करेगी। उन्होंने अपनी जमा पूंजी निकाली और बहू के लिए सामान खरीदा और गठरी बांधकर शहर की तरफ निकल पड़ी। पर उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे के लिए वो सारी उम्र खटती रही, वही बेटा आज उसे पहचानने से इनकार कर देगा। रिक्शा वाला उन्हें बार बार देखे जा रहा था। फटे पुराने कपड़े, झुकी हुई कमर और आंखों में अजीब सी चमक। उसने हिम्मत करके पूछा, अम्मा जी, किसके घर जाना है? तो विमला जी ने धीमी आवाज़ में कहा, डीएम साहब के बंगले। रिक्शे वाला ठिठक गया। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, कलेक्टर साहब। विमला जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, वही मेरा बेटा है। ये सुनकर रिक्शे वाला हैरान रह गया, पर बोला कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद बड़ा सा गेट सामने आया। बाहर बोर्ड लगा था, जिलाधिकारी निवास। नाम चमक रहा था, शिवम शर्मा डीएम। विमला जी की आंखें भर आई। उसे देखकर उनकी सारी थकान उतर गई। उन्होंने गठरी को संभाला और गेट की तरफ बढ़ी। तभी वॉचमैन ने आवाज़ लगाई, रुकिए अम्मा जी, कहाँ जाना है? तो विमला जी ने नम्रता से कहा, बेटा, मुझे आपके साहब से मिलना है, उससे कह देना कि उसकी माँ आई है। वॉचमैन एक पल को हंसा, फिर गंभीर हो गया। उसने विमला जी को ध्यान से देखा। उसकी हालत, उसके कपड़े और सर पर रखी गठरी
उसे यकीन नहीं हुआ। अम्मा जी, मजाक मत कीजिए, साहब की माँ ऐसी नहीं हो सकती, वॉचमैन ने कहा। तो विमला जी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप छाँव में बैठ गई। वॉचमैन अंदर गया। उस समय शाम ढल रही थी। बंगले के अंदर शिवम और उसकी पत्नी प्राची बैठे थे। वॉचमैन ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब, बाहर बुजुर्ग महिला आई है और बोल रही है कि वो आपकी माँ है। ये सुनते ही शिवम की पत्नी चौंक गई। उसने शिवम की तरफ देखा और सख्त आवाज में बोली, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर शिवम के चेहरे का रंग बदल गया। उसने भी सख्त आवाज में कहा, हाँ तो मैंने सही कहा था, मेरी कोई माँ नहीं है। चलो देखते हैं कौन है। दोनों बाहर आई। गेट के पास विमला जी खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने बेटे को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। कांपती आवाज में कहा, बेटा शिवम। लेकिन शिवम ने उनकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। उसने कठोर शब्दों में कहा, आप कौन हो? मुझे नहीं पता। यहाँ क्यों आई हो? बेटे के मुंह से ये सुनकर विमला जी को लगा जैसे किसी ने उनको भीतर से तोड़ दिया हो। वो बेटे को पहचान चुकी थी, लेकिन बेटे ने उसे नहीं पहचाना या पहचान कर भी नकार दिया। उसने एक पल के लिए बहू की तरफ देखा, फिर सर झुका लिया। आंखों में आंसू बह निकले। धीमी आवाज में कहा, ठीक है बेटा, मुझसे ही गलती हो गई शायद। बुढ़ापे में आंखें धोखा खा गई हैं। मेरा बेटा कोई और होगा। ये कहकर उन्होंने गठरी उठाई और वापस मुड़ गई। तभी शिवम बिना कुछ बोले अंदर चला गया। गेट बंद हो गया। बाहर सिर्फ विमला जी और वॉचमैन रह गई। विमला जी ने वॉचमैन से कहा, बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दोगे? तो वॉचमैन की आंखें भर आई। उसने सिर हिला दिया। अंदर से कागज और कलम लाया। विमला जी ने जो शब्द कहलाए, उन्हें लिखते समय वॉचमैन के हाथ कांप रहे थे। चिट्ठी लिखवा कर विमला जी ने कहा, अगर मेरा बेटा पूछे तो ये उसे दे देना और कहना कि माँ वहीं लौट गई है जहाँ से आई थी। ये कहकर विमला जी धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ गई। उनकी पीठ झुकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। बस एक माँ थी जो टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी बद्दुआ नहीं दे पाई। उनके जाते ही प्राची बाहर वॉचमैन के पास आई। उसने विमला जी को चिट्ठी लिखवाते हुए देख लिया था और उनकी सारी बातें सुन भी ली थी। उसने वॉचमैन से कहा कि चिट्ठी मुझे दीजिए, तो वॉचमैन ने चुपचाप चिट्ठी उसे पकड़ा दी। उधर शिवम अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। सामने फाइलें थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ वही चेहरा घूम रहा था। झुकी हुई पीठ, सर पर गठरी और कांपती आवाज में कहा गया वो वाक्य, ठीक है बेटा, मुझसे ही गलती हो गई। वो खुद से कह रहा था कि उसने जो किया वो मजबूरी थी, हालात थे, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। प्राची सब कुछ जान गई थी, लेकिन फिर भी उसने चुप्पी ओढ़ ली। शायद सही वक्त का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद शिवम सोने की तैयारी करने लगा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। तभी प्राची ने कहा, शिवम, वो बूढ़ी औरत आई थी ना, वो चिट्ठी देकर गई है आपके लिए। ये सुनकर शिवम घबरा गया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ शिवम, सही कह रही हूँ मैं, कहते हुए उसने चिट्ठी खोलकर उसके सामने ही रख दी, जिसमें बस एक माँ का दर्द लिखा था, जो शब्दों में सिमट गया था। बेटा, मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला था कि तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दो, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तेरा एक परिवार है, तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बेटा, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि तू हमेशा खुश रहे, पर खुदा ना करे कि तेरा बेटा भी तेरे साथ वही करे जो तूने आज मेरे साथ किया है। ये पढ़ते पढ़ते
शिवम की आंखें भर आई। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्राची। तो प्राची रोते हुए बोली, गलती नहीं, बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। वो माँ है जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया और तुमने उसे सिर्फ इसलिए नकार दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि सच सामने आ जाएगा। शिवम चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात शिवम सो नहीं पाया। हर करवट पर उसे लगता था कि माँ वहीं खड़ी है, गेट के बाहर। हर दीवार उसे एक ही सवाल पूछ रही थी कि क्या तू सच में इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर दिया। सुबह होने से पहले उसने फैसला कर लिया और प्राची से कहा, प्राची, सुबह होते ही हम माँ के पास जाएंगे, चाहे जहाँ भी हो, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। तो प्राची ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। हाँ शिवम, जरूर, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सुबह होते ही शिवम ने अपनी वर्दी को नहीं देखा। उस दिन वो सिर्फ एक बेटा था जो अपराध बोझ से गिरा हुआ था। उसके आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी उदासी और उम्मीद थी कि शायद अब भी बहुत देर नहीं हुई होगी। गाड़ी बंगले से निकली। सायरन नहीं बजा, ना कोई काफिला था। ड्राइवर को सिर्फ इतना कहा कि गांव चलो, बहुत दूर है। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, शिवम के भीतर की परतें खुलती गई। ऊंची इमारत की जगह खेत आने लगे, चौड़ी सड़कों की जगह कच्चे रास्ते। उसे हर मोड़ पर माँ की याद आने लगी, जैसे वो इन्हीं रास्तों से काम पर जाती थी। गांव पास आता गया। वही मिट्टी की गंध, वही पुराना तालाब, वही पीपल का पेड़। शिवम की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे वो कोई बड़ा अफसर नहीं, बल्कि वही छोटा सा लड़का है जिसे माँ उंगली पकड़कर स्कूल छोड़कर आती थी। गाड़ी रुकी तो वही टूटा सा घर सामने था। शिवम तेजी से उतरा। उसने दरवाजे के अंदर झांका। घर खाली था। एक पल के लिए उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। माँ, उसके मुंह से आवाज निकली, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पड़ोस से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने शिवम को देखा, फिर पहचानने की कोशिश की। अचानक उसकी आंखें फैल गई। अरे, तू शिवम है? तो शिवम ने सिर हिलाया और कांपती आवाज में पूछा, हाँ माँ जी, लेकिन मेरी माँ कहाँ है? वो बूढ़ी औरत एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, कल शाम को ही लौटी थी, बहुत थकी हुई थी। कुछ बोली नहीं, बस बैठी रही। रात को कह रही थी कि शायद अब मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा। ये सुनते ही शिवम का कलेजा फटने लगा। वो कहाँ गई? बूढ़ी औरत की आंखें भर आई। सुबह सुबह निकल गई बेटा, मंदिर की तरफ गई थी। ये सुनकर शिवम बिना कुछ सोचे चल पड़ा। मंदिर के बाहर भीड़ कम थी। कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वही गठरी पास में थी। शिवम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। माँ, वो लगभग गिरते गिरते उसके पास पहुंचा तो विमला जी ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूनी थी। उन्होंने शिवम को देखा, फिर नजरें फेर ली, जैसे पहचानना नहीं चाहती हो। शिवम घुटनों के बल बैठ गया। उसने पहली बार जोर से रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। विमला जी कुछ नहीं बोली। उनके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस सालों की थकान थी। शिवम ने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, मैं डर गया था, झूठ के बोझ से दब गया था। मुझे लगा कि मेरी दुनिया टूट जाएगी, लेकिन माँ, तेरे बिना तो मैं ही कुछ नहीं हूँ। ये कहते कहते उसकी आवाज़ टूट गई। मंदिर के घंटे बजने लगे। विमला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से शिवम के सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं रहती। ये सुनते ही शिवम फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी पत्नी आगे आई। उसने विमला जी के पैर छुए। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए,
अगर मुझे पहले पता होता तो ऐसा कभी नहीं होने देती। विमला जी ने उसे गले से लगा लिया। इसी दिन के लिए तो जी रही थी बेटा मैं, उन्होंने धीमे से कहा और गठरी खोलकर साड़ियाँ बहू को दे दी। अम्मा जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। विमला जी ने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान से पूछ रही हो कि क्या चली जाऊं। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। वही लोग जो कभी विमला जी पर हंसते थे, आज चुपचाप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी कहने की। शिवम उन्हें लेकर अपने घर आ गया। विमला जी के चेहरे पर अब कोई जीत का भाव नहीं था। वो जानती थी कि सम्मान मांगने से नहीं, स्वीकार करने से मिलता है। अगले दिन शाम को ऑफिस से आकर शिवम माँ के पास बैठा तो विमला जी ने कहा, बेटा, बड़ा आदमी बनना बुरी बात नहीं, लेकिन बड़ा आदमी बनने के बाद छोटे लोगों को भूल जाना वो बहुत बुरी बात होती है। शिवम ने सिर झुका लिया। माँ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अगले दिन विमला जी सुबह सुबह उठकर सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाई, फिर तुलसी के पास दीपक जलाया। शिवम ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे याद आया कि कभी यही दृश्य गांव में रोज हुआ करता था। अब उसे समझ आ गया था कि असली दौलत पद से नहीं बल्कि माँ की दुआ में होती है। कुछ दिनों बाद शिवम ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। उसने अपने स्टाफ और कुछ आस पड़ोस के लोगों को बुलाया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, आज जो भी हूँ मैं वो सिर्फ इस औरत की वजह से हूँ। अगर इन्होंने दूसरों के घरों में मजदूरी ना की होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। और फिर भी मैंने एक दिन इसी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया था। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर मेरी पत्नी ने मुझे उस रात आईना ना दिखाया होता तो शायद मैं आज भी खुद को अफसर समझता, इंसान नहीं। ये सुनकर वहाँ बैठे सब लोगों की आंखें भर आई। तभी शिवम की पत्नी प्राची आगे आई। उसने विमला जी के पैर छुए और कहा, माँ जी, अगर उस दिन आप वो चिट्ठी ना लिखकर चुपचाप चली जाती तो शायद आज हमें अपनी गलती का एहसास ही ना होता। विमला जी ने उसे उठाया और गले से लगाते हुए कहा, बेटी, घर तभी पूरा होता है जब बहू भी बेटी बन जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।